गुड इवनिंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में सबसे लास्ट में हमने चली गई दूरी निकालने के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन तुमको दिया था, तो उसको एक बार देख लेते हैं ना। तुमको दे रखा था कि कोई पार्टिकल सीधी रेखा में गति कर रहा है, इसका वेग समय के साथ चेंज कर रहा है और 6t² - 12t के टाइप से चेंज कर रहा है। तो हमको पूछा था कि पहले 3 सेकेंड में मतलब t = 0 से t = 3 तक उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी वो देखना था। ये तो देखो नॉर्मली बच्चे कैसे करते हो देख लेना। ये तो नॉर्मली बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि वही वेग के अंदर विस्थापन छुपा होता है, तो वेग को खोल करके ds/dt, बस dt को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ds = 6t² - 12t × dt। ये तो अल्प विस्थापन है तो कुल विस्थापन के लिए दोनों ओर समाकलन करते हैं, तो अल्प विस्थापन इतना है तो कुल विस्थापन इसका समाकलन मतलब इंटीग्रेशन 6t² - 12t × dt और 0 से 3 तक निकालना है। तो लिमिट t = 0 से t = 3 रख देते हैं, लेकिन इसमें गलती है ना। तुम खुद बताओ तुम खुद बताओ कि लिमिट t = 0 से t = 3 तक पूरी लिमिट रखेंगे तब तो हमारे पास विस्थापन आएगा, है ना। 0 से 3 तक समाकलन की पूरी लिमिट रखेंगे तब तो हमारे पास विस्थापन आएगा, जबकि इस बार हमको चली गई दूरी निकालनी है। तो देखो पिछली क्लास में ना पिछली क्लास में मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, क्लियरली बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी चली गई दूरी पूछे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इस अंतराल में वस्तु कहीं पलट तो नहीं रही है, मतलब इस अंतराल में वस्तु का वेग कहीं 0 तो नहीं हो रहा, वो देखेंगे। मतलब हम देखते हैं कि इसका वेग 0 कब होगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली वेग को 0 कर देंगे, तो वेग कितना दे रखा है 6t² - 12t। वेग 0 कब होगा उसके लिए सिंपली वेग को 0 कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। पता इन दोनों में 6t कॉमन तो अंदर t - 2 आएगा और वेग 0 कब होगा उसके लिए सिंपली वेग को 0 कर देंगे, बस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो t = 0 भी हो सकता है या फिर t - 2 भी 0 हो सकता है, तो उससे t = 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे, बताओ। एक तो t = 0 पर भी एक क्षण के लिए इसका वेग 0 होगा, मतलब वस्तु पलट जाएगी। और ऐसे बताओ t = 2 पर भी एक क्षण के लिए इसका वेग 0 होगा, मतलब यहाँ भी वस्तु पलट जाएगी। कह सकते हैं ना कि t = 0 t = 2 पर एक क्षण के लिए वेग 0 हो जाएगा, मतलब वस्तु पलट जाएगी। लेकिन t = 0 पर वस्तु पलट रही है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि t = 0 तो प्रारंभिक क्षण है। प्रारंभिक क्षण पर वस्तु पलटे नहीं पलटे कोई मतलब नहीं है। हमको तो देखना है कि t = 0 से t = 3 के बीच, इसके बीच में कहीं पलट रही है नहीं पलट रही वो देखना है ना। तो तुम खुद बताओ कि t = 0 से t = 3 के बीच में वस्तु पलट रही है नहीं पलट रही है, कब पलट रही है t = 2 पर पलट रही है ना। तो ये बोल सकते हैं कि t = 0 से t = 3 के बीच इस समांतराल के बीच में वस्तु पलट रही है नहीं पलट रही है, और कब पलट रही है t = 2 पर वस्तु पलट रही है, बस आराम से बताओ कि t = 2 है ना। इस समांतराल में t = 2 पर वस्तु पलट रही है, बस मैंने बताया था कि जब भी वस्तु पलटे तो वहां लिमिट ब्रेक करेंगे, है ना, बताया था कि जहां भी वस्तु पलट रही है वहां लिमिट ब्रेक करेंगे। और देखो इस बार लिमिट ब्रेक करने का मतलब ये है ना, इस बार लिमिट ब्रेक करने का मतलब ये है कि वो कुल विस्थापन के लिए समाकलन तो करेंगे, लेकिन t = 2 पर वस्तु पलट रही है, तो t = 2 पर लिमिट ब्रेक करेंगे, मतलब t = 0 से t = 2 तक विस्थापन अलग निकालेंगे, मतलब समाकलन अलग करेंगे। और t = 2 से t = 3 तक विस्थापन अलग निकालेंगे, मतलब इसमें समाकलन अलग करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि कुल चली गई दूरी के लिए बेसिक तरीका तो वही है ना। बेसिक तरीका तो वही है कि वेग को खोल करके ds/dt, dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्प विस्थापन 6t² - 12t × dt, तो कुल विस्थापन के लिए इसका समाकलन ही करेंगे, है ना। तो करने को तो समाकलन ही करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है
है ना। मेन चीज ये है कि समांतराल में t=2 पर वस्तु पलट रही है, तो t=2 पर लिमिट ब्रेक करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, t=0 से 2 तक विस्थापन अलग निकालेंगे, मतलब t=0 से 2 तक समाकलन अलग करेंगे, और 2 से 3 तक विस्थापन अलग निकालेंगे, मतलब t=2 से 3 तक समाकलन अलग करेंगे। तो कुल विस्थापन के लिए समाकलन, लेकिन t=2 पर लिमिट ब्रेक करेंगे, मतलब t=0 से 2 तक समाकलन अलग करेंगे, और t=2 से 3 तक समाकलन अलग करेंगे। तो ये कर लेना है ना, समाकलन करके लिमिट रखना, है ना, समाकलन करके लिमिट रखना, वो सब तुम कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका समाकलन t=0 से 2 तक करोगे ना, मतलब समाकलन करोगे और लिमिट रखोगे, तो t=0 से 2 तक तो समाकलन का मान तुम्हारे पास -8 आएगा। वो कैलकुलेशन खुद कर लेना कि t=0 से 2 तक समाकलन का मान -8 आएगा, और t=2 से 3 तक अगर समाकलन करके लिमिट रखोगे तो ये +8 आएगा। तो बस अपने हिंदी में बोलते हैं ना, है ना। अपने हिंदी में बोलते हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो बस पक्का बोल सकते हैं ना कि t=0 से 2 तक समाकलन -8 है, मतलब t=0 से 2 तक पार्टिकल का विस्थापन -8 है ना। वही कि 0 से 2 तक समाकलन -8, मतलब t=0 से 2 तक पार्टिकल का विस्थापन -8 है, मतलब पार्टिकल 8 जितना पीछे गया है, और 2 से 3 तक समाकलन +8 है, मतलब t=2 से 3 तक इसका विस्थापन +8 है। तो पार्टिकल 8 जितना आगे गया है। तो लिमिट ब्रेक करने से बिल्कुल साफ-साफ पता चल गया कि t=0 से 2 तक इसका विस्थापन -8, मतलब पार्टिकल 8 जितना पीछे गया है, और 2 से 3 तक इसका विस्थापन +8, मतलब पार्टिकल 8 जितना आगे गया है। बस आराम से बताओ कि पार्टिकल 8 मीटर जितना पीछे गया है और 8 मीटर जितना आगे गया है, तो इसकी चली गई दूरी कितनी होगी? 8 + 8 मतलब 16। तुम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अगर कोई विस्थापन पूछे, तो विस्थापन तो 8 पीछे और 8 आगे गया है ना, तो विस्थापन तो -8 + 8 मतलब 0। लेकिन अगर हमको चली गई दूरी पूछे, तो 8 पीछे और 8 आगे गया है, तो चली गई दूरी 8 + 8 मतलब 16 मीटर। ये चली गई दूरी आ गई। तो कई बार हमको डराने के लिए औसत चाल भी पूछता है, तो हमको पता है कि औसत चाल कुल चली गई दूरी अपन कुल समय, तो कुल चली गई दूरी 16 मीटर, अपन कुल समय 3 सेकंड, तो 16/3 मीटर पर सेकंड ये औसत चाल भी निकाल सकती है। तो ध्यान रखना कि चली गई दूरी के हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, तो बस हर क्वेश्चन से एक ही सबक मिला कि कभी भी चली गई दूरी निकालनी तो कसम खा लेना कि सबसे पहला काम करेंगे कि इस अंतराल में वस्तु कहीं पलट तो नहीं रही है, या इसका वेग कहीं 0 तो नहीं हो रहा, वो देखेंगे, और जिस भी क्षण वस्तु पलटेगी वहाँ लिमिट ब्रेक करेंगे। बच्चों अभी हमने चली गई दूरी निकालने के कुछ क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो अब हम सरल रेखी गति में लास्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिसको वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना कि वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में, है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो वही कि इस टॉपिक में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें विस्थापन, वेग और त्वरण की रैंडम इंफॉर्मेशन दी होती है ना। तो कई बार हमको त्वरण को वेग के रूप में दिया होता है, कई बार वेग को विस्थापन के रूप में दिया होता है, कई बार त्वरण को विस्थापन के रूप में दिया होता है। ऐसे रैंडम मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लड्डू के टाइप से टॉपिक नेम नहीं लिखा होता है ना। तो उसमें लड्डू के टाइप से वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में टॉपिक नेम नहीं दिया होता है ना। तो बाकी ध्यान रखना कि इसमें कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें विस्थापन, वेग और त्वरण की रैंडम इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कई बार, ऐसे कई बार हमको त्वरण को ऐसे वेग के रूप में दिया होता है, कई बार वेग को विस्थापन के रूप में दिया होता है, कई बार त्वरण को विस्थापन के रूप में दिया होता है। ऐसे बिल्कुल रैंडम मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और तुम खुद बताओ कि बताओ इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बताओ इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, कह सकते हैं ना। कैसे जो रैंडम टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है,
इस देश में हम गति की समीकरणों का यूज नहीं कर सकते, है ना? अच्छे ध्यान रखना। कैसे रैंडम मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो तो उसमें तुरंत कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। तो हम गति की समीकरण तो नहीं लगा सकते। तो बस इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस में हम वही अपने बेसिक समाकलन से ही करेंगे। बस वही घिसा-पिटा तरीका कि कभी भी तुरंत दे रखा हो तो उसका समाकलन करके हम वेग निकाल सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में ऐसा वेग दे रखा है तो उसका समाकलन करके विस्थापन निकाल सकते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखना। इसकी शक्ल पहचान जाना, जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण के इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन हो तो उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें एक्स त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को समाकलन से ही करते हैं। कभी भी ऐसे त्वरण दे रखा हो तो तुरंत आना चाहिए कि उसका समाकलन करके वेग निकाल सकते हैं, और कभी भी ऐसे वेग दे रखा हो तो आना चाहिए कि उसका समाकलन करके विस्थापन निकाल सकते हैं। चलो चलो बच्चों, पहले इसका एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमको दे रखा है, कोई पार्टिकल है जो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रारंभ में ना, तो प्रारंभ में मतलब t इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और विराम से स्टार्ट हो रहा है मतलब प्रारंभ में वेग भी 0 है। अब देखो, ये पार्टिकल x अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा में गति कर रहा है, और हमको दे रखा है कि इसका वेग, विस्थापन या स्थिति मतलब x के साथ चेंज कर रहा है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इसका वेग k रूट x की डाई से चेंज कर रहा है, जहाँ k कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमको पूछा है कि इस पार्टिकल के लिए विस्थापन और समय में क्या रिलेशन होगा, मतलब x और t में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, तो तुम खुद बताओ, ठीक है ना? तुम खुद देख के बताओ कि इस बार भी है ना, इस बार भी इस क्वेश्चन में भी विस्थापन और वेग के बीच अजीब टाइप का रिलेशन दे रखा है ना, ध्यान रखना। कि इस बार भी विस्थापन और वेग के बीच अजीब टाइप का रिलेशन दे रखा है। तो बताओ, इसमें भी त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है? बताओ ना यार। बहुत अजीब टाइप का रिलेशन है। तो इस बार भी त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, और त्वरण कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है मतलब इस बार भी हम गति की समीकरण नहीं लगा सकते। इस बार भी हमको बेसिक समाकलन से ही करना होगा। बस वही अपना घिसा-पिटा तरीका यार, कि वेग का एक बार समाकलन करके विस्थापन निकाल लेंगे। ये तो हमको पता है, हमको अच्छे पता है कि वेग के अंदर विस्थापन छुपा होता है ना। तो हमको पता है कि वेग के अंदर विस्थापन x और समय t दोनों छुपे होते हैं। तो बताओ, वेग को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली dx बाई dt। वही कि वेग को खोल करके हम dx बाई dt लिख सकते हैं। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि dt को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। बताओ, dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx इक्वल टू k रूट x इंटू dt आ गया। फिर कुल विस्थापन के लिए सिंपली दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। तुम बताओ कि इधर रूट एक्स dt की टर्म है ना? तो इधर रूट एक्स dt की टर्म है। तुम बताओ कि विस्थापन x कांस्टेंट नहीं है, तो उसको कांस्टेंट के टाइप से समाकलन से बाहर भी नहीं निकाल सकते, और रूट एक्स dt का समाकलन भी नहीं कर सकते। तुम बताओ कि रूट टी dt होता तब भी समाकलन कर सकते थे, और रूट एक्स dx होता तब भी समाकलन कर सकते थे, लेकिन इस बार रूट एक्स dt है, तो इसका समाकलन नहीं कर सकते ना। तो ये ध्यान रखना कि विस्थापन कांस्टेंट नहीं है तो बाहर भी नहीं निकाल सकते, और रूट एक्स dt का समाकलन भी नहीं कर सकते। तो हम बुरी तरह से फंस गए, सही है ना? तो हम बुरी तरह से फंस गए। देखो, ये बेवकूफी करके हमको सबक मिला है ना, तो ये बेवकूफी करके सबक मिला, तो आगे अच्छे ध्यान रखना है ना, आगे अच्छे ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपली समाकलन तो करेंगे, लेकिन मत भूलना, समाकलन के पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, है ना? वेरिएबल सेपरेट करना मतलब एक्स वाली सारी टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में। मेरे बच्चों ध्यान रखना कि बेवकूफी करके हमको सबक मिला है ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना आगे, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो ना, कभी वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो तो कसम खा लेना
कि समाकलन तो करेंगे लेकिन उसके पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ये मत भूलना, है ना? सेपरेट नहीं करोगे तो उस तरह से फँस जाओगे। तो बस यहाँ भी वही है ना? यहाँ भी वही कि बताओ वेग को खोल करके हम dx by dt क्या हो रहा है ना? यहाँ भी वही तरीका कि बताओ वेग को खोल करके dx by dt लिखेंगे तो बस अब हम समाकलन करेंगे लेकिन मत भूलना समाकलन के पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मतलब x वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। बस x वाली जो टर्म है मतलब रूट x है उसको LHS में ट्रांसफर करेंगे और ये जो dt है उसको RHS में। बस तुम बताओ कि रूट x को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो LHS में क्या बचेगा, dx अपन रूट x और dt को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो RHS में k dt। बस तुम खुद बताओ, है ना? तुम खुद बताओ कि वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो गए, है ना? तुम बोल सकते हैं तो बताओ वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो बस अब रास्ता साफ है, अब हम समाकलन कर सकते हैं। पहले फंस गए थे ना लेकिन वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो बस अब रास्ता साफ है, अब हम दोनों ओर समाकलन कर सकते हैं। तो दोनों ओर समाकलन करेंगे लेकिन मत भूलना, चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी समाकलन करेंगे तो हमेशा हम लिमिटेड समाकलन करेंगे, लिमिट के साथ रखेंगे, है ना? और लिमिट रखने की स्किल बताई थी, है ना? मैंने लिमिट रखने की स्किल बताई थी, इधर dt है तो t की लिमिट रखेंगे और लिमिट रखने की स्किल बताई थी। बताओ जहाँ के मान दे रखे हो उसको लोअर लिमिट में और जहाँ के मान निकालने उसको अपर लिमिट में। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मान दे रखे हैं, इसलिए लोअर लिमिट में t इक्वल टू 0 रखेंगे और किसी भी जनरल t समय पर विस्थापन निकालना है तो अपर लिमिट में t इक्वल टू t रख देंगे। फिर इधर, है ना? तो इधर dx है तो x की लिमिट रख, है ना? इधर dx है तो x की लिमिट रखेंगे और इसके अनुसार रखेंगे। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर वस्तु x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 और किसी भी जनरल t टाइम पर विस्थापन निकालना है तो किसी भी जनरल t टाइम पर इसका विस्थापन x मान लेते हैं। तो बस अब हम समाकलन कर सकते हैं ना, है ना? समाकलन कर सकते हैं। चलो पहले हमको, है ना, पहले हमको dx अपन रूट x का समाकलन करना है, तो इधर कचरा करने की जगह नहीं है इसलिए अलग से कर लेता हूँ, इन्हें अलग से कर लेता हूँ। तो dx अपन रूट x का समाकलन करना है ना, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो उसके लिए रूट x को ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ये तो हमको पता है कि रूट x को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस हाफ dx। और हमको अच्छे पता है कि x की पावर माइनस हाफ dx का समाकलन x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपन माइनस हाफ प्लस 1। बताओ x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ मतलब रूट x और नीचे माइनस हाफ प्लस 1 को हाफ, तो सॉल्व करेंगे तो 2 रूट x ये आ गया, है ना? तो ये सारा लिख नहीं पाते थे, है ना? बाकी हमने अलग से कर लिया तो हमको, है ना, तो हमको पता चल गया कि dx अपन रूट x का समाकलन कितना होगा, 2 रूट x और लिमिट रखते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x इक्वल टू RHS में देखते हैं तो इसमें k कांस्टेंट है बाहर और बचा ओनली dt, तो ओनली dt का समाकलन t और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t लिमिट रखते हैं। बताओ अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो 2 रूट x वही उतर करके आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर k बाहर, अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो LHS में बचेगा 2 रूट x बराबर RHS में KT, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ रूट x इक्वल टू कितना आ गया, KT बाई 2, अंडर रूट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। तो इस प्रकार से हमने विस्थापन को समय की फॉर्म में लिख दिया। बस अब मेरी ख्याल से, है ना, अब मेरी ख्याल से अब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के, है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन को करने की स्किल पता चल गई होगी। बस शक्ल पहचान लेना कि इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल क्वेश्चन हो तो बस समाकलन करेंगे लेकिन कसम मत भूलना, समाकलन के पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे।
हाँ बच्चों देखो, अभी तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया और ये इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड है। तो हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से करेंगे, है ना? ये इसको करने का सिस्टमेटिक मेथड है, लेकिन ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो एक शॉर्टकट भी लग जाता है। ध्यान रखना कि शॉर्टकट बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, मतलब चालाकी से भी कर सकते हैं ना। तो सेम पहले क्वेश्चन लिया था वही कर रहे हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा-सा चालाकी से करते हैं ना। तो ध्यान देना है ना, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इस बार भी कोई पार्टिकल सीधी रेखा में गति कर रहा है और इसका वेग विस्थापन x पर निर्भर कर रहा है और वही वेग k रूट x के टाइप से चेंज कर रहा है। तो हमको पूछा है कि इसके विस्थापन और टाइम में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। अभी शरीफों के टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से किया था, लेकिन एक बार इसको चालाकी से या जुगाड़ से करते हैं ना। तो देखो तुम देख के बताओ, 1 मिनट तुम देख के बताओ कि इस बार, है ना, इस बार पार्टिकल का वेग भले ही चेंज हो रहा हो, लेकिन लकीली वेग रूट x पे निर्भर कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, इस बार पार्टिकल का वेग भले ही चेंज कराओ, लेकिन लकीली वेग रूट x पे निर्भर कर रहा है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी वेग रूट x, रूट कांस्टेंट प्लस x या रूट कांस्टेंट माइनस x इस टाइप से चेंज कर रहा हो, तो फिर शक्ल देखते हैं ना चाहिए कि इसको तो हम गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तुम दूर की सोच के बताओ, ठीक है ना। वही कि तुम दूर की सोच के बताओ कि बताओ वेग अगर रूट x पे डिपेंड करे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो v स्क्वायर है वो x पे डिपेंड करेगा। स्मार्ट पर्सन हो तो दूर की सोच सकता है कि बताओ वेग अगर रूट x पे निर्भर करे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर x पे निर्भर करेगा और v स्क्वायर x पे निर्भर करेगा तो उसको गति की थर्ड समीकरण मतलब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना सॉरी, ये ध्यान रखना कि आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी वेग रूट x, रूट कांस्टेंट प्लस x या रूट कांस्टेंट माइनस x इस टाइप से चेंज कर रहा हूं तो शक्ल देखते आना चाहिए। इसको हम गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो कंपेरेबल बनाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं ना सॉरी, थर्ड समीकरण से कंपेरेबल बनाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं तो तुम बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर x, या इसको और सुंदर तरीके से, है ना, इसको और सुंदर तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x। तो अब तुम देखते ही बताओ, अब तो तुम देखते ही बताओ कि ये जो समीकरण है वो तो संयोग से गति की थर्ड समीकरण के सिमिलर है ना। देखते बताओ ये जो समीकरण है वो गति की थर्ड समीकरण के सिमिलर है, तो इसको गति की थर्ड समीकरण मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कंपेरेबल है। बताओ v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर है, x की जगह x है, पक्का बोल सकते हैं कि इसको तो हम गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि फिर तुम बताओ कि इसको गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर करोगे तो बताओ यू स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, जीरो स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का काम जीरो स्क्वायर कर रहा है तो यू इक्वल टू जीरो मतलब प्रारंभिक वेग जीरो। और वो तो कोई बड़ी बात थी नहीं, वो तो हमको क्वेश्चन में दे ही रखा था कि प्रारंभिक इसका वेग जीरो है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बताओ इधर x के गुणांक को भी कंपेयर कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि x के गुणांक को अगर कंपेयर करेंगे तो 2a का काम कौन कर रहा है, k स्क्वायर। वही x के गुणांक को कंपेयर करेंगे तो बताओ 2a का काम कौन कर रहा है, k स्क्वायर। तो 2a इक्वल टू k स्क्वायर होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा, k स्क्वायर बाय 2। है तो वही इसको थर्ड समीकरण से कंपेयर करेंगे तो 2a का काम k स्क्वायर। तो a या पार्टिकल का त्वरण k स्क्वायर बाय 2, k भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, मतलब इस बार लकीली पार्टिकल का त्वरण कांस्टेंट आ गया। बताओ ना, थर्ड समीकरण से कंपेयर किया तुरंत k स्क्वायर बाय 2 मतलब लकीली पार्टिकल का तुरंत कांस्टेंट आ गया। और इसमें लकीली की तो बात है ही नहीं यार। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर करोगे तब तो तुरंत कांस्टेंट आएगा ही, लेकिन इस बार थोड़ा कंपेयर किया तो लकीली तुरंत कांस्टेंट आ गया। और तुम बताओ
ठीक, तो बताओ कि लकीली त्वरण कांस्टेंट आ गया, मतलब अब तो लाइसेंस मिल गया। अब तो हम गति की सारी समीकरण लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि शुरू में तो इसकी शक्ल देख करके पता नहीं चल रहा था, है ना? शुरू में तो इसकी शक्ल देख कर पता नहीं चल रहा था कि त्वरण कांस्टेंट है, चेंज करा, पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसको गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर किया तो हमको पक्का पता चल गया कि लकीली इस बार पार्टिकल का त्वरण कांस्टेंट है, और त्वरण कांस्टेंट है मतलब अब तो लाइसेंस मिल गया। अब तो हम गति की सारी समीकरणें लगा सकते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार विस्थापन और समय को रिलेट करना है। बताओ, विस्थापन और समय को रिलेट करने के लिए गति की सेकंड समीकरण लगाएंगे, मतलब s इक्वल ut प्लस हाफ एड स्क्वायर लगाएंगे। तो इस बार विस्थापन को s की जगह x बोल रखा है, u कितना है 0 प्लस हाफ, त्वरण कितना है इसका a स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। बताओ, पहले शरीफों के टाइप से समाकलन से किया था तब भी वही आंसर आ गया, और अभी, है ना, अभी चालाकी से जुगाड़ से किया तब भी वही आंसर आ गया, है ना। लेकिन मैं तुमको फिर से वार्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि मैं तुमको फिर से वार्न कर रहा हूँ, तो तुम, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि ये जो शॉर्टकट पढ़ा ना, है ना, ये जो शॉर्टकट पढ़ा है, ये वाला जो जुगाड़ पढ़ा, ये शॉर्टकट तभी लगता है ना, थर्ड समीकरण से कंपेयर करने वाला शॉर्टकट तभी लगता है जब वे रूट एक्स, रूट कांस्टेंट प्लस एक्स या रूट कांस्टेंट माइनस एक्स इस टाइप से चेंज करें, तभी गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर करने वाला जुगाड़ लगता है। बाकी अगर वेग किसी और टाइप से चेंज कर रहा हो, जैसे जो वेग है वो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या वेग एक्स की पावर 1 किसी और टाइप से चेंज हो रहा हो, तो इसको गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर नहीं कर सकते। तुमको बताओ कि जैसे वेग रूट एक्स की जगह एक्स पे डिपेंड करता, तो जो वी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता, तो क्या थर्ड समीकरण के सिमिलर आता क्या? नहीं आता ना। तो इसलिए अच्छे ध्यान रखना, है ना, तो तुमको बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूँ, अच्छे ध्यान रखना कि ये गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर करने वाला जो जुगाड़ पड़ा वो हर क्वेश्चन में काम नहीं करता। ये तभी काम करता है जब वेग रूट एक्स, रूट कांस्टेंट प्लस एक्स या रूट कांस्टेंट माइनस एक्स पर डिपेंड करे, तभी काम करता है। बाकी वेग किसी और टाइप से चेंज कराओ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1/3 किसी और टाइप से चेंज कराओ, तो फिर ये वाला जुगाड़ काम नहीं करता है। तब तो हम बेसिक समाकलन से इनको करना पड़ेगा। फिर बच्चों आगे अच्छे ध्यान रखना, है ना, कि पूरी फिजिक्स में कभी भी वेग रूट एक्स, रूट कांस्टेंट प्लस एक्स या रूट कांस्टेंट माइनस एक्स इस टाइप से चेंज करे, तब तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वेग किसी और टाइप से चेंज हो, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/3 किसी और टाइप से चेंज हो, तो फिर शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तब हमको बेसिक समाकलन से करना पड़ेगा। लेकिन वे रफली रूट एक्स और इस टाइप डिपेंड करे, तो फिर शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। फिर शॉर्टकट से भी एलर्जी नहीं होनी चाहिए, है। तो चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। तो इस बार भी कोई पार्टिकल एक्स अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा में गति कर रहा है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इसका वेग, विस्थापन या पोजीशन एक्स या चेंज कर रहा है रूट 16 माइनस 5x के टाइप से चेंज कर रहा है। तो हमको डराने के लिए पूछा है कि 10वें सेकेंड में पार्टिकल का विस्थापन कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है, इस क्वेश्चन को भी बेसिक समाकलन से तो कर ही सकते हैं, है ना। बेसिक समाकलन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इस बार भी जो वेग है वो रफली रूट एक्स या रूट कांस्टेंट माइनस एक्स ऐसे डिपेंड कर रहा है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी वेग रूट एक्स, रूट कांस्टेंट प्लस एक्स या रूट कांस्टेंट माइनस एक्स पर डिपेंड करे, तब तो शक्ल देखते आना चाहिए कि इसमें अपना ये शॉर्टकट लगा जा सकते हैं। बस वेग रफली रूट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो शक्ल देखते आना चाहिए कि इसको तो सिंपली हम गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों स्क्वायर करते हैं, है ना, कंपेरेबल बनाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो बताओ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा,
v स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 5x इतना आ गया। बस अब इसको हमको, है ना, तो बस अब इसको हम गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कंपेरेबल आ रहा है ना, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर है, x की जगह x है, तो बस इसको गति की थर्ड समीकरण से कंपेयर कर सकते हैं। और तुम बताओ कि थर्ड समीकरण से कंपेयर करेंगे तो u स्क्वायर का काम कौन करेगा, 16, तो बताओ u स्क्वायर इक्वल टू 16, तो u इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब पता चल गया कि पार्टिकल का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड होगा। और इधर x के गुणांक को कंपेयर करते हैं, है ना, तो x के गुणांक को कंपेयर करोगे तो 2a का काम कौन कर रहा है, -5। और तुम बताओ कि 2a का काम -5 कर रहा है, तो त्वरण a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2। तुम बताओ कि सॉल्व करने पर त्वरण -5/2 आ गया, मतलब लकीली त्वरण कांस्टेंट आ गया। और बताओ त्वरण कांस्टेंट आ गया मतलब लाइसेंस मिल गया कि अब तो हम गति की सारी समीकरणें लगा सकते हैं। तो बस हमको 10वें सेकंड में विस्थापन निकालना है, तो उसमें nवें सेकंड में विस्थापन वाला फॉर्मूला, मतलब Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1 ये लगाएंगे। बस 10वें सेकंड में विस्थापन निकालना है, तो n का मान 10 रख देंगे। पहले u कितना है 4 प्लस त्वरण तो त्वरण कितना है -5/2, है ना, तो a/2 कितना हो जाएगा, त्वरण डिवाइड बाय 2, 2 n की जगह क्या रख देंगे 10-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10वें सेकंड में हमारे पास विस्थापन भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि अब इस टाइप के क्वेश्चन अपने सर्कुलर मोशन में आएंगे, स्ट्रिंग वेव में आएंगे और फ्लूइड में आएंगे। तो मैं देखता हूँ कि उस टाइम तक कौन इसको याद रख पाता है। तो बच्चों इसमें कर तो लिया, लेकिन थोड़ी सी गलती की हमने कि बताओ u स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो u इक्वल टू +-4 होगा। तो इसमें दो केस संभव हैं, एक तो u +4 भी हो सकता है और दूसरा u -4 भी हो सकता है। तो u +4 हुआ तब तो 10वें सेकंड में विस्थापन इतना आएगा, और u अगर -4 हुआ तो फिर 10वें सेकंड में विस्थापन के लिए वही फॉर्मूला, लेकिन u का मान -4 रख देना। तो इसके दो आंसर संभव है। हाँ बच्चों, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है जो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और इसका प्रारंभिक वेग v0 है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रारंभ में, मतलब t इक्वल टू 0 पर ये मूल बिंदु मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और शुरू में इसका वेग v0 है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि इस ब्लॉक पर और तो कोई बल लग ही नहीं रहा है, बस इस ब्लॉक पर केवल हवा के कारण घर्षण बल या हवा के कारण प्रतिरोधी बल लग रहा है। तो हमको पता है कि हवा का प्रतिरोधी बल है, मतलब गति के अपोजिंग होगा। और हमको दे रखा है कि हवा का जो प्रतिरोधी बल है उसका मान कांस्टेंट नहीं है, यानी इस प्रतिरोधी बल का मान वेग के साथ चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हवा के कारण जो प्रतिरोधी बल है उसका मान वेग के साथ कैसे चेंज कर रहा है, केवी स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रहा है, जहाँ के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस ब्लॉक पर परिणामी बल के नाम पर केवल हवा का प्रतिरोधी बल ही लग रहा है, जिसका मान तो केवी स्क्वायर है, लेकिन दिशा अपोजिंग है, इससे चिन्ह के साथ माइनस केवी स्क्वायर ये लिखेंगे। बस इस अपोजिंग बल के कारण इसका वेग घटेगा ना। देखो पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि इसका वेग समय t की फॉर्म में कितना होगा वो निकालना है, और सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि इसका वेग जो है उसको विस्थापन x की फॉर्म में लिखना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो इस ब्लॉक का प्रारंभिक वेग v0 है और हवा का प्रतिरोधी बल लग रहा है ना। प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि बताओ हवा का प्रतिरोधी बल अपोजिंग दिशा में लग रहा है, तो उसके कारण इसका वेग घटेगा और लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग 0 हो जाएगा, मतलब लंबे समय के बाद ये वस्तु लगभग रुक जाएगी। तो ये तो हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली करते हैं, है ना।
तो सबसे पहले पार्ट में हमको इसके वेग को समय t की फॉर्म में निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस ब्लॉक पर इस ब्लॉक पर परिणामी बल के नाम पर केवल हवा का प्रतिरोधी बल लग रहा है, जिसका मान तो kv स्क्वायर है, लेकिन अपोजिंग है इससे चिन्ह के साथ माइनस kv स्क्वायर है ना। बस सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले तो देखते ही पता चलना चाहिए कि बताओ इसमें क्या गति की समीकरण लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तुमको बताओ इस बार परिणामी जो सॉरी इस बार जो परिणामी बल है वो वेग के साथ चेंज कर रहा है। तो परिणामी बल चेंज कर रहा है तो इसका त्वरण भी परिवर्तित हो रहा होगा, और त्वरण परिवर्तित हो रहा है तो गति की समीकरण बिल्कुल नहीं लगा सकते। यहाँ वही बेसिक समाकलन से करेंगे, है ना। और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो उसको देखते ही पता चल गया होगा कि परिणामी बल दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली त्वरण दे रखा है, तो परिणामी बल से त्वरण निकालेंगे। और आगे की कहानी तो कोई बच्चा भी समझता है कि त्वरण का एक बार समाकलन करने पर वेग आ जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना। सॉरी, तो हमको अच्छे पता है कि डराने के लिए परिणामी बल दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली त्वरण दे रखा है। तो बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ से हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस पर लगने वाला परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण देखना है तो m को उधर ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो m को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका त्वरण कितना आ जाएगा, माइनस k बाय एम इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया। और इसको तो मुंह जुबानी कर सकते थे कि परिणामी बल इतना है तो त्वरण कितना होगा, परिणामी बल बटे द्रव्यमान। तो परिणामी बल बटे द्रव्यमान करेंगे तो इसका त्वरण कितना आएगा, माइनस k बाय एम इंटू वी स्क्वायर। तो था जो बल था उससे त्वरण निकाल लिया। तो बस आगे की कहानी हम सभी को पता है कि त्वरण का एक बार समाकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। बस वही तरीका कि त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग निकाल सकते हैं ना, वही कहानी की बताओ। हमको अच्छे पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है ना। तो हमको पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है, और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि त्वरण को खोल करके हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं या फिर v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने क्लियरली बताया था कि त्वरण को खोल करके हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए ना। तो तुम बताओ कि जो पहला पार्ट है उसमें वेग को समय की फॉर्म में निकालना है ना, मतलब पहले पार्ट में सॉल्यूशन समय t की फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ त्वरण को dv बाई dt लिखेंगे। और सेकेंड पार्ट में हमको वेग को विस्थापन के रूप में निकालना है, तो वहां त्वरण को खोल करके v dv बाय dx लिखेंगे। ध्यान रखना कि ये इस क्वेश्चन की मेन स्टेप है ना। तो स्किल ध्यान रखना आगे, तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी सॉल्यूशन समय t की फॉर्म में निकालना हो तो वहां त्वरण को dv बाई dt, और कभी भी सॉल्यूशन विस्थापन x की फॉर्म में निकालना हो तो वहां त्वरण को v dv बाई dx लिखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वही चीज हमको पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है ना। त्वरण को dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको अच्छे पता है कि पहले वाले पार्ट में हमको सॉल्यूशन समय t की फॉर्म में निकालना है, तो इस बार हम त्वरण को खोल करके dv बाय dt लिखेंगे। तो बस आगे तो है ना, आगे सभी को पता है कि सिंपली समाकलन करेंगे, लेकिन कसम मत भूलना समाकलन के पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, है ना। तो सिंपली समाकलन करेंगे लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, मतलब v वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। तो v वाली जो टर्म v स्क्वायर है उसको LHS में ट्रांसफर करते हैं और बाकी जो dt है उसको RHS में भेजते हैं। तो तुम बताना, है ना, कि v स्क्वायर को LHS में ट्रांसफर करोगे तो LHS में क्या आएगा, dv बाई वी स्क्वायर बराबर dt को उधर ट्रांसफर करोगे तो RHS में क्या बचेगा, माइनस k बाई एम इंटू dt बचेगा। तो बस आराम से बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, है ना। v की सारी टर्म LHS में और बाकी कचरा टर्म RHS में आ गई, मतलब होता वेरिएबल सेपरेट हो गए ना।
तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो बस अब रास्ता साफ है। अब दोनों ओर समाकलन करेंगे। माइनस के बाय एम कांस्टेंट है, तो पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ ना, बस वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो अब सिंपली दोनों ओर समाकलन करेंगे, लेकिन मत भूलना कि कभी भी हम समाकलन करते हैं तो लिमिट के साथ करते हैं। चलो, इधर dt है, तो हमको पता है कि इधर dt है, तो t की लिमिट रखेंगे। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मान दे रखे हैं, इसलिए इसको लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल t समय पर वेग पूछा है तो अपर लिमिट में। अब इधर भी रखते हैं, तो इधर dv है तो v की लिमिट रखेंगे और इसके अनुसार रखेंगे। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर, या प्रारंभ में इसका वेग v नॉट था ना, तो t इक्वल टू 0 पर इसका वेग v नॉट, और किसी भी जनरल t समय पर इसका वेग निकालना है तो v मान लेते हैं। बस अब इसका समाकलन करना है ना, इसका समाकलन कर सकते हो। देखो वैसे तो, है ना, वैसे तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कई लोगों को याद होगा कि dv ओपन v स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो -1 ओपन v आता है, लेकिन चाहो तो कर भी सकते हो। वही dv बाय v स्क्वायर का समाकलन करना है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाएंगे, मतलब v स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, फिर क्या बन गया, v की पावर -2 dv। और हमको पता है कि v की पावर -2 dv का समाकलन v की पावर -2 + 1 ओपन -2 + 1, सॉल्व करेंगे तो v की पावर -1 ओपन -1, तो -1 तो अलग, और v की पावर -1 को 1/v, तो होता है इसका समाकलन कितना हो जाएगा, -1/v। लेकिन ये तो बार बार यूज होता है ना। इसका तो, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि dv ओपन v स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, -1/v। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, है ना, चलो इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ कि dv बाय वी स्क्वायर है ना, तो dv बाय वी स्क्वायर का समाकलन कितना हो गया, -1/v। लिमिट v इक्वल टू v नॉट से v इक्वल टू v इक्वल टू, इधर -k/m कांस्टेंट है बाहर, और बचा ओनली dt, तो ओनली dt का समाकलन t, लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल t। तो बताओ, ये माइनस माइनस का बोझा ढोने की जरूरत नहीं है ना, है ना, बार बार माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए सिंपली माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। चलो लिमिट रखते हैं, चलो इधर रखते हैं। तो तुम बताओ, इधर अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो 1/v आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट में v की जगह v नॉट रखेंगे तो 1/v नॉट इक्वल टू, इधर k/m तो बाहर, है ना, अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो ये v और t में रिलेशन आ गया, तो v और t में रिलेशन क्या आ गया, ये तो लिमिट रखी तो v और t में रिलेशन आ गया, 1/v माइनस 1/v नॉट इक्वल टू k/m इंटू t। आगे सॉल्व कर सकते हो, ये कचरा यही कर रहा हूँ। तो बताओ 1/v नॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, 1/v इक्वल टू 1/v नॉट प्लस k/m इंटू t, और आगे लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर लोगे ना, वही आगे इसको लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तो v, है ना, v एज ए फंक्शन ऑफ t अपने पास कितना आएगा, v नॉट m ओपन m प्लस v नॉट kt। ये जोड़ बाकी तुम कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेग समय की फॉर्म में कितना आएगा, v नॉट m ओपन m प्लस v नॉट kt, ये आ गया। तो पहला पार्ट हमने कर लिया, इसके वेग को समय की फॉर्म में निकाल लिया। ये तो वेग का एक्सप्रेशन निकाला है, लेकिन इम्प्रेस करना हो तो तुम वेग का समय के साथ ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा चालाकी से करेंगे। चलो पहले प्रारंभ में मतलब t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो तुम बताओ कि प्रारंभ में या t इक्वल टू 0 पर इसका वेग v नॉट था ना, वही कि प्रारंभ में इसका वेग v नॉट था, तो ग्राफ भी v नॉट से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद तुम खुद बताओ कि टाइम बढ़ेगा ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे v नॉट kt भी बढ़ेगा, हर भी बढ़ेगा, हर बढ़ेगा तो पूरी चीज घटेगी, मतलब इसका वेग भी घटेगा। ये ध्यान रखना कि समय के साथ साथ, है ना, तो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हर बढ़ेगा, और हर बढ़ेगा तो इसका वेग घटेगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि समय के साथ साथ इसका वेग घटेगा। और अब लंबे समय के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखते हैं। तो तुम बताओ कि
फिर तुम बताओ कि इधर t टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दें तो हर इनफाइनाइट हो जाएगा, और हर इनफाइनाइट हो जाएगा तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो बस हम बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर मतलब लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग 0 हो जाएगा। तो बताओ, है ना, ग्राफ ऐसा आएगा कि शुरू में वेग v नॉट, उसके बाद वेग समय के साथ घटेगा, और t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर मतलब लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग 0 हो जाएगा, मतलब वस्तु लगभग रुक जाएगी। तो वो तो चीजें हमने कॉमन सेंस से ही बोल दी थी कि अपोजिंग बल है उसके कारण वेग घटेगा और लंबे समय के बाद वेग लगभग 0 हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स ने भी इस पर ठप्पा लगा दिया। अब देखो, एक और चीज कई बार पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है कि ग्राफ कौन सा होगा, है ना? तो ध्यान रखना कि कोई स्मार्ट पर्सन हो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन तो बोल सकता है कि इसमें 1/v नॉट तो कांस्टेंट है, तो इस बार 1/v t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि इस बार रफली ये बोल सकते हैं कि 1/v t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 1/y जो है वो x पे निर्भर कर रहा है ना? बस ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कभी भी y जो है वो 1/x पे डिपेंड करे या 1/y जो है वो x पे डिपेंड करे, तो उस केस में ग्राफ आयताकार अतिपरवलय होता है। तो बस हम बोल सकते हैं, इस बार रफली बोल सकते हैं कि 1/v रफली t पे डिपेंड कर रहा है। तो बस कभी भी 1/y x पे डिपेंड करे या 1/x y पे डिपेंड करे, तो उस केस में ग्राफ आयताकार अतिपरवलय होगा। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस बार ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, आयताकार अतिपरवलय। हाँ बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में तो वेग को समय t की फॉर्म में निकालना था, लेकिन सेकेंड पार्ट में वेग को विस्थापन x की फॉर्म में निकालना है। तो इसको भी अब तो फटाफट कर सकते हैं ना, बस वही चीज है ना, वही चीज की इस बार भी पार्टिकल पर, है ना, इस बारी पार्टिकल पर परिणामी बल के नाम पर हवा का प्रतिरोधी बल लग रहा है जिसका मान kv² है और दिशा अपोजिंग है इससे चिन्ह के साथ -kv²। तो वही तरीका कि परिणामी बल दे रखा है तो उससे त्वरण निकाल लेंगे और त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग तो वही तरीका है ना, ये डराने के लिए। परिणामी बल दे रखा है मतलब इनडायरेक्टली त्वरण दे रखा है, तो बताओ न्यूटन सेकेंड नियम के अनुसार वही परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो त्वरण -k/m इंटू v²। ये तो पहले भी कर चुके थे, है ना, पहले भी कर चुके थे कि परिणामी बल -kv², तो त्वरणों का बल बटे द्रव्यमान मतलब -k/m इंटू v²। यहाँ तक तो पहले भी कर चुके थे, बस अब वही कि त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग निकालेंगे। ये तो हमको अच्छे पता है, सॉरी, हमको अच्छे पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है, और मैंने चमका कर बताया था, है ना, चमका कर बताया था कि त्वरण को खोल करके dv/dt भी लिख सकते हैं या फिर v dv/dx भी लिख सकते हैं। बस सबसे मेन चीज है ना, सबसे मेन चीज ये है कि इस फर्स्ट पार्ट में हमको सॉल्यूशन टाइम t की फॉर्म में निकालना था, तो वहां तो त्वरण को खोल करके dv/dt लिखा था, लेकिन इस बार हमको सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में नहीं, विस्थापन x की फॉर्म में निकालना है, तो इस बार त्वरण को खोल करके v dv/dx। ये तो ध्यान रखना कि टाइम की फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना था त्वरण dv/dt, लेकिन इस बार सॉल्यूशन विस्थापन के रूप में निकालना है, तो इस बार त्वरण को खोल करके क्या लिखेंगे, v dv/dx करेंगे। बस वापस वही स्टेप कि समाकलन करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। लेकिन इतना तो हमको पहले से दिख रहा है कि बताओ इधर एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा ना, इतना डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो इधर केवल एक ही v बचेगा। बस सिंपली समाकलन करेंगे, लेकिन मत भूलना पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वो स्केल कि v वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। तो बताओ एक v से एक v कैंसिल हो गया था, केवल एक ही v बचा है, तो उस एक v को LHS में ट्रांसफर करते हैं और जो dx है उसको RHS में ट्रांसफर करते हैं। तो स्मार्टली बताओ कि इस एक v को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो LHS में क्या बचेगा, dv/v, और dx को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर
माइनस के बाय एम इंटू डी एक्स, ये आएगा। तो बस आराम से बताओ, तो बस देखते ही बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, बस अब रास्ता साफ है। अब सिंपली दोनों ओर समाकलन करेंगे, लेकिन मत भूलना लिमिट के साथ रखेंगे। बताओ, इधर dx है ना, इधर dx से तो x की लिमिट लगाएंगे। तो तुम बताओ कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी है तो लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल x पर वेग निकालना है तो अपर लिमिट में। तो लिख देता हूँ कि dx से तो x की लिमिट, x इक्वल टू 0 पर वेग दे रखा है इसे लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल x पर वेग निकालना है तो अपर लिमिट में। वैसे ही इधर dv है तो v की लिमिट रखेंगे और इसके अनुसार रखेंगे। तो बताओ x इक्वल टू 0 पर मतलब प्रारंभ में इसका वेग v नॉट था ना, तो x इक्वल टू 0 पर इसका वेग v नॉट, और किसी भी जनरल x दूरी पर वेग निकालना है तो किसी भी जनरल x दूरी पर वेग v मान लेते हैं। बस अब समाकलन कर सकते हैं ना, है ना, समाकलन कर सकते हैं। आराम से बताओ कि इधर dv बाय v है ना, तुमको पता है कि dx बाय x का समाकलन log x, तो dv बाय v का समाकलन कितना होगा, log v। लिमिट रखते हैं v इक्वल टू वी नॉट से, v इक्वल टू v इक्वल टू, इधर माइनस के बाय एम कॉन्स्टेंट है बाहर, बचा ओनली dx, तो ओनली dx का समाकलन x, लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा, लिमिट रखते हैं, बताओ, है ना, बताओ अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो log v, माइनस लोअर लिमिट में v की जगह v नॉट रखेंगे तो log v नॉट, इक्वल टू, इसमें माइनस के बाय एम कॉन्स्टेंट है बाहर, है ना, और इसमें लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो x ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। और सॉल्व करते हैं, तो बताओ इधर log a, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको अच्छे बताए कि log a माइनस log b को log a ओपन b, वैसे log v माइनस log v नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, log v बाय v नॉट, है ना, इक्वल टू, इधर कितना आ गया, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये आ गया। अब सबसे मेन स्टेप कि हमको वेग v निकालना है ना, वो वेग v निकालना है तो नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करते हैं, और ये चीज तुमने ना ये चीज तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाता है, e की पावर, ये मेन स्टेप है कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर बन जाएगा, है ना। तो तुम बताओ कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो LHS में तो क्या बचेगा, v बाय वी नॉट, और नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस के बाय एम इंटू एक्स। वी नॉट को भी उधर भेजते हैं, तो वी नॉट को भी उधर भेजेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस के बाय एम इंटू एक्स। बस किसी भी जनरल x पोजीशन पर वेग हमने ये निकाल लिया, ये वाला आ गया। तो बस दोनों पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट में वेग को समय t के फलन में लिख दिया, और सेकेंड पार्ट में वेग को विस्थापन x के फलन में लिख दिया। ये सेकेंड पार्ट भी कर लिया। अब चलो कर तो लिया, लेकिन एक बार तुम इम्प्रेस करना चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। तो जितना पूछा था उतना तो कर लिया, लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि इसका वेग विस्थापन x के साथ कैसे चेंज करेगा उसका भी ग्राफ बना सकते हो। ये तो घबराना मत, आराम से कर सकते हैं। चलो पहले स्टार्टिंग में मतलब x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, तो तुमको पहले से ही पता है, पहले से पता है कि स्टार्टिंग में या x इक्वल टू 0 पर इसका वेग कितना था, v नॉट, लिख देता हूँ, x इक्वल टू 0 पर इसका वेग कितना था, v नॉट, तो ग्राफ v नॉट से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद बताओ जैसे से, है ना, जैसे पार्टिकल आगे जाएगा, है ना, जैसे पार्टिकल आगे जाएगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो e की पावर माइनस एक्स घटेगा। तुम बताओ ना, e की पावर प्लस एक्स थोड़ी है, e की पावर माइनस एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे पार्टिकल आगे जाएगा मतलब जैसे से x बढ़ेगा e की पावर माइनस एक्स घटेगा, और e की पावर माइनस एक्स घटेगा तो वेग भी घटेगा। बस बोल सकते हैं कि समय के साथ साथ या दूरी के साथ साथ इसका वेग घटेगा और एक्सपोनेंशियली घटेगा, है ना। मतलब जैसे रेडियो एक्टिविटी में सक्रिय नाभिकों की संख्या घटती है, वैसे इस बार इसका वेग भी दूरी के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा, ये बोल सकते हैं।
x के साथ-साथ e की पावर माइनस x घटेगा, तो वेग भी घटेगा और वेग एक्स्पोनेंशियली घटेगा। मतलब रेडियो एक्टिविटी में जैसे नाभिकों की संख्या घटती है, ऐसे इसका वेग घटेगा। और चलो अब लंबी दूरी के बाद मतलब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका वेग देखना है तो तुम खुद देख सकते हो, है ना? लंबी दूरी के बाद x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देखना है, तुम बताओ कि इसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट, तो 1 अपन e की पावर इनफाइनाइट को इनफाइनिटी लिख सकते हैं और 1 बाय इनफाइनाइट कितना होता है? 0, तो वेग भी 0 होगा। तो मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए। इसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? टेंड्स टू 0। तो लंबी दूरी के बाद वेग टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब वस्तु लगभग रुक जाएगी। तो ये भी ग्राफ हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रारंभ में वेग v नॉट, फिर समय के साथ या दूरी के साथ वेग, अपोजिंग बल है ना, अपोजिंग बल है तो समय या दूरी के साथ इसका वेग घटेगा और लंबे समय के बाद या लंबी दूरी के बाद इसका वेग लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है? तो बताओ वेग का टाइम के साथ भी ग्राफ शेप में ऐसा ही दिख रहा है और दूरी के साथ भी ग्राफ ऐसा ही दिख रहा है, बस एक ही अंतर है कि वेग का समय के साथ जो ग्राफ है वो तो हाइपरबोलिक होगा, मतलब अति परवलय होगा, लेकिन वेग का एक्स के साथ जो ग्राफ है वो अति परवलय नहीं होगा। तुम बताओ कि वेग रफली e की सॉरी वेग रफली e की पावर माइनस एक्स पर निर्भर कर रहा है। और ध्यान रखना कि कभी भी y जो e की पावर माइनस एक्स पे निर्भर करे तो ये ग्राफ अति परवलय नहीं होता है, इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस बार वेग रफली e की पावर माइनस एक्स पे निर्भर कर रहा है और कोई भी क्वांटिटी e की पावर माइनस एक्स पे निर्भर करे तो इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। e की पावर जो होती है ना, e की पावर होती है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और e की पावर माइनस एक्स है, मतलब वेग एक्सपोनेंशियली घटेगा, इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब मैं लास्ट चीज बोल रहा हूँ ना, लास्ट चीज बोल रहा हूँ कि मूर्खों टाइप से हमने इतना सारा सॉल्व किया है ना, कि हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की, लेकिन ध्यान रखना कि इस पूरे क्वेश्चन में हमको बस एक ही सबक मिला कि कभी भी सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में निकालना हो तो तब त्वरण को खोल करके डीवी बाय dt लिखते हैं, और कभी भी सॉल्यूशन विस्थापन के रूप में निकालना हो तब त्वरण को खोल करके v dv by dx लिखते हैं। दैट्स ऑल। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन तुमको करना है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो साम्यावस्था के आगे पीछे दोलन गति कर रहा है, मतलब सरल आवर्त गति कर रहा है। और हमको दे रखा है इस सरल आवर्त गति के दौरान इस पार्टिकल पर लगने वाला परिणामी बल स्थिति या निर्देशांक x के साथ चेंज कर रहा है और परिणामी बल F इक्वल टू माइनस के एक्स के डाई से चेंज कर रहा है, जहाँ k कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। अब देखो, अब तुमने ये भी 9-10 में पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु ऐसे दोलन करे, है सुना होगा कि कोई वस्तु ऐसे दोलन करे तो बताओ एक्सट्रीम स्थिति पर या आयाम वाली स्थिति पर एक क्षण के लिए इसका वेग 0 होता है। पता है ना कि कोई वस्तु दोलन करे तो आयाम वाली स्थिति पर, मतलब एक्सट्रीम स्थिति पर एक क्षण के लिए इसका वेग 0 होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बिल्कुल जो एक्सट्रीम स्थिति है या जो चरम स्थिति है उसको x इक्वल टू प्लस ए बोलते हैं। तो एक्सट्रीम स्थिति मतलब x इक्वल टू प्लस ए पर इसका वेग 0 दे रखा है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल x स्थिति पर इसका वेग कितना होगा, मतलब इसका जो वेग है उसको हमको स्थिति x की फॉर्म में निकालना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो मेरे ख्याल से कई बच्चों ने कर लिया होगा, एक बार देख लेना, है ना। तो हमको दे रखा है कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है और इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो विस्थापन या निर्देशांक x से चेंज कर रहा है और परिणामी बल F इक्वल टू माइनस के एक्स के डाई से चेंज कर रहा है। तो बस हमको देखना है कि इसके वेग जो है उसको स्थिति x की फॉर्म में निकालना है या वेग को x के फंक्शन में निकालना है।
है? सबसे पहले तुम देखते बताओ कि इस पर लगने वाला परिणामी बल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि विस्थापन x पर निर्भर कर रहा है ना। तो इस बार परिणामी बल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि x से साथ चेंज कर रहा है। परिणामी बल परिवर्तित होगा तो त्वरण भी परिवर्तित होगा। मतलब पक्का है कि गति की समीकरण तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। इस बार भी वही बेसिक समाकलन से ही करेंगे। तो मेथड रटा हुआ है कि परिणामी बल दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली त्वरण दे रखा है, और त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग निकालेंगे, वही तरीका। तो हमको पता है कि न्यूटन सेकंड नियम के अनुसार परिणामी बल को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो त्वरण कितना आएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, है ना। तो त्वरण बल बटे द्रव्यमान मतलब इतना आ गया। बस आगे की कहानी पता है कि त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग निकालेंगे, ये तो हमको पता है। अच्छे पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है, और अभी बताया था कि त्वरण को खोल करके dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। लेकिन तुम बताओ कि इस बार हमको सॉल्यूशन विस्थापन x की फॉर्म में निकालना है ना। तो ध्यान रखना इस बार, है ना, इस बार जो त्वरण दे रखा है वो भी x की फॉर्म में दे रखा है, और हमको सॉल्यूशन भी विस्थापन x की फॉर्म में निकालना है। इसमें समय का कोई जिक्र नहीं है। ध्यान रखना कि सॉल्यूशन विस्थापन x की फॉर्म में निकालना है, इसलिए इस बार त्वरण को खोल करके क्या लिखेंगे, v dv बाई dx लिखेंगे। बस अब तो हम सिंपली समाकलन करेंगे, लेकिन मत भूलना पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मतलब v वाली टर्म को LHS में और बाकी को RHS में। तो इस बार तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए केवल dx को उधर ट्रांसफर करने से काम बन जाएगा। तो dx को उधर ट्रांसफर करेंगे तो LHS में v dv इक्वल टू RHS में कितना आएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स डी एक्स ही हो जाएगा। बस बताओ, वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है। तो अब दोनों समाकलन कर सकते हैं, लिमिट रखेंगे। इधर dx है तो x की लिमिट, तो x इक्वल टू a पर मान दे रखा है, तो इसको लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल x स्थिति पर वेग निकालना है तो अपर लिमिट में। इधर dv है तो v की लिमिट इसके अनुसार रखेंगे। तो x इक्वल टू प्लस a पर इसका वेग 0 दे रखा है, और किसी भी जनरल x स्थिति पर वेग निकालना है तो v। बस समाकलन कर सकते हो ना। तो आराम से बताओ कि LHS में v dv है, तो बताओ v dv है, v की पावर 1 dv का समाकलन कितना होता है, v की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 मतलब v स्क्वायर बाय 2। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, डायरेक्ट पता होगा कि v dv है तो इसका समाकलन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू v, है ना, बराबर। इधर बताओ RHS में माइनस के बाय एम कॉन्स्टेंट है बाहर, और बचा x dx। तो बताओ x dx का समाकलन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट x इक्वल टू प्लस a से x इक्वल टू x। चलो तुम डायरेक्ट बताओ कि ये 1/2 हर टर्म में आएगा, तो उसको कैंसिल ही कर सकते हैं ना। तो 1/2 हर टर्म में आएगा, तो इसको उलझने से पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। बस लिमिट रखते हैं, बताओ, है ना। आराम से बताओ कि इसमें अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू RHS में माइनस के बाय एम बाहर, अपर लिमिट पे x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर। बस सॉल्व कर सकते हैं ना। इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इधर तो बचेगा v स्क्वायर, इधर k बाय एम, और माइनस को अंदर ट्रांसफर करें तो उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर इतना है ना, तो इससे v भी निकाल सकते हैं। तो इससे v कितना आ जाएगा अपने पास, रूट k बाय एम इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेग को हमने विस्थापन या पोजीशन x की फॉर्म में निकाल लिया। हाँ बच्चों, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो एम्स 2017 में पूछा गया था, और एम्स के पेपर जे एडवांस के लेवल के होते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ये भी तुमको करना है ना। तो ये हमको दे रखा है कि जमीन से हमको दे रखा है कि जमीन से 2 केजी द्रव्यमान की किसी बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और इसको 20 मीटर पर सेकंड के 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं।
तो पहले बॉल ऊपर जाएगी, उच्चतम बिंदु पर एक क्षण के लिए वेग 0 होगा और बॉल पलट करके नीचे आएगी ना। तो देखो हमको दे रखा है ना? हमको दे रखा है कि बॉल पर इसका भार या गुरुत्वीय बल mg तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में इस बॉल पर हवा का प्रतिरोधी बल मतलब घर्षण बल भी लग रहा है, और हवा का घर्षण बल कांस्टेंट नहीं है। हवा का जो घर्षण बल है वो इसके वेग पर निर्भर कर रहा है, और घर्षण बल का परिमाण 0.2 v स्क्वायर के डाई से चेंज कर रहा है। बस हमको पूछा है कि बॉल द्वारा जमीन से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि बॉल पर अगर हवा का घर्षण नहीं लगता, तब तो जादुई फॉर्मूले से हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि बॉल की प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर बाय 2g होगी। लेकिन इस बार बॉल पर हवा का प्रतिरोधी बल लग भी रहा है, और ये प्रतिरोधी बल कांस्टेंट भी नहीं है, वेग पर डिपेंड कर रहा है। बताओ, हवा का प्रतिरोधी बल वेग पर डिपेंड कर रहा है, तो परिणामी वेग बल भी वेग पर डिपेंड करेगा। परिणामी बल चेंज होगा तो त्वरण भी चेंज होगा। और बताओ, त्वरण चेंज होगा मतलब इसमें गति की समीकरणें बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसको बेसिक समाकलन से करेंगे, है ना? इसको बेसिक समाकलन से करेंगे। तो उसके लिए हमको किसी भी जनरल क्षण पर, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर त्वरण देखना है। तो उसके लिए किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस पर लगने वाला परिणामी बल देखेंगे, है ना? तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि बॉल लगातार ऊपर की ओर गति कर रही है, तो इसका वेग लगातार चेंज होगा। और मान लेते हैं कि किसी क्षण इसका वेग v हो गया, है ना? मान लेते हैं कि वेग लगातार चेंज होगा, किसी क्षण इसका वेग v हो गया। बस इस क्षण बॉल का त्वरण देखना है, तो उसके लिए देखेंगे कि इस क्षण बॉल पर बल कौन-कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ, ये आराम से बताओ कि इस बॉल पर एक तो इसका खुद का भार या गुरुत्वीय बल mg लगेगा। तो बताओ m कितना है 2 इंटू g कितना है 10। ये गुरुत्वीय बल mg का मान तो 20 न्यूटन ये लगेगा। और बताओ और कौन सा लगेगा? हवा का घर्षण या प्रतिरोधी बल। और हमको पता है कि हवा का जो प्रतिरोधी बल होता है वो तो हमेशा टांग अड़ाने वाला होता है, मतलब गति या वेग के अपोजिंग होता है। तो तुम बताओ कि अभी बॉल ऊपर की ओर जा रही है ना, तो अभी बॉल ऊपर की ओर गति कर रही है, तो टांग खींचने के लिए हवा का प्रतिरोधी बल नीचे लगेगा, और उसका मान कितना है 0.2 v स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, जगह की भी कमी है ना? तो हवा का प्रतिरोधी बल नीचे की ओर लगेगा, और उसका मान हमको कितना दे रखा है 0.2 v स्क्वायर ये दे रखा है। बस पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल क्षण पर देखें तो बॉल पे एक तो इसका भार या गुरुत्वीय बल mg तो 20 न्यूटन नीचे की ओर, और बॉल ऊपर की ओर गति करे तो हवा का प्रतिरोधी बल अपोजिंग नीचे की ओर लगेगा 0.2 v स्क्वायर। बस देखते ही बताओ कि mg भी नीचे है और हवा का प्रतिरोधी बल भी नीचे है, तो दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस बॉल पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा 0.2 v स्क्वायर प्लस 20 बोल सकते हैं ना? तो एक गुरुत्व बल mg तो 20 भी नीचे है, हवा का प्रतिरोधी बल भी नीचे है, दोनों नीचे की ओर इससे जुड़ जाएंगे। तो इस बॉल पर लगने वाला परिणामी बल 0.2 v स्क्वायर प्लस 20 इतना होगा, लेकिन गति के अपोजिंग है इससे माइनस लिखेंगे, है ना? तो किसी भी जनरल क्षण पर इस पर परिणामी बल 0.2 v स्क्वायर प्लस 20, लेकिन ये गति के अपोजिंग है इससे चिन्ह के साथ माइनस लिखेंगे। बस आगे की कहानी हम सभी को पता है कि परिणामी बल दे रखा है, तो उससे त्वरण निकाल लेंगे, और त्वरण का एक बार समाकलन करेंगे तो वेग और विस्थापन में रिलेशन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बस हमको पता है कि परिणामी बल दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली त्वरण दे रखा है। बस न्यूटन सेकंड लॉ से हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान 2 इंटू त्वरण ए। 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर ए बचेगा, माइनस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 0.2 v स्क्वायर बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.1 v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाय 10 प्लस 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 10 ये आएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 1 बाय, है ना, इसमें 10 लघुत्तम आएगा तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 100 आ जाएगा ना। बस तुम बताओ कि इसमें
10 को लघुत्तम लेते हैं, 10 को लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस 100 इतना आ जाएगा, और पीछे माइनस तो रहेगा ही है। तो वही चीज, सेम वही चीज कि परिणामी बल इतना है तो त्वरण होगा परिणामी बल बटे द्रव्यमान, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो त्वरण माइनस v स्क्वायर प्लस 100/10 इतना आएगा। बस साफ साफ पता चल रहा है कि परिणामी बल चेंज करा है, त्वरण भी चेंज करा है, तो गति की समीकरण नहीं लगा सकते, बेसिक समाकलन से करेंगे। तो वही अपना सदियों पुराना तरीका कि त्वरण का एक बार समाकलन करेंगे तो वेग, तो हमको पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है, तो त्वरण को खोल करके हम dv/dt भी लिख सकते हैं और v dv/dx भी लिख सकते हैं। लेकिन बताओ, इस क्वेश्चन में भी समय का कोई जिक्र नहीं है। इस बार हमको सॉल्यूशन ऊंचे विस्थापन की फॉर्म में निकालना है, इसलिए इस बार त्वरण को खोल करके हम क्या लिखेंगे, है ना, आंसर हमको विस्थापन की फॉर्म में निकालना है, तो त्वरण को खोल कर क्या लिखेंगे, v dv/dx। बस आगे की कहानी पता होगी कि बस समाकलन करेंगे, लेकिन कसम मत भूलना, समाकलन के पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो होता है जो v वाली टर्म है ना, ये जो v वाली टर्म है उसको LHS में ट्रांसफर करते हैं और बाकी कचरा टर्म को RHS में। बताओ, v स्क्वायर प्लस 100 को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो LHS में क्या आएगा, v dv ओपन v स्क्वायर प्लस 100 बराबर dx को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, -1/10 इंटू dx। ये हो गया। बस आराम से बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए, रास्ता साफ है। तो अब दोनों समाकलन करेंगे, लिमिट रखते हैं, dx से तो x की लिमिट, तो तुम बताओ कि प्रारंभ में मतलब x इक्वल 0 पर इसका वेग कितना है, 20। तो x इक्वल 0 पर मान दे रखे हैं तो लोअर लिमिट में है। और चलो मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ कि बॉल को 20 के वेग से फेंका है ना, मतलब x इक्वल 0 पर तो इसका वेग 20 है। और बताओ उच्चतम बिंदु, है ना, अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं, तो उच्चतम बिंदु मतलब x इक्वल कैपिटल H पर एक क्षण के लिए इसका वेग 0 हो जाएगा। सही बोला ना, तो प्रारंभिक वेग 20 है, मतलब x इक्वल 0 पर इसका वेग 20 है, और उच्चतम बिंदु पर एक क्षण के लिए इसका वेग 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल कैपिटल H पर इसका वेग 0 हो जाएगा। तो बस है ना, लोअर लिमिट पे x इक्वल 0 और अपर लिमिट पे x इक्वल h रखते हैं। इधर dv है तो v की लिमिट इसके अनुसार। तो बताओ x इक्वल 0 पर या प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 20, और x इक्वल टू h मतलब उच्चतम बिंदु पर इसका वेग एक क्षण के लिए 0 हो जाएगा। बस समाकलन करेंगे ना, है ना, समाकलन करेंगे। चलो ये इस नमूने का समाकलन में अलग से कर लेता हूँ, यहाँ जगह की कमी है तो इसको अलग से कर लेता हूँ। तो ये क्या था नमूना, v dv ओपन v स्क्वायर प्लस 100 था ना, तो इसका समाकलन अलग से कर लेते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा है ना, ऐसे समाकलन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इस वाली टर्म से डर लग रही है ना, तो इस टर्म को कुछ भी और मान लेते हैं, जैसे कि y मान लेते हैं ना। मैं लिख देता हूँ कि लेट y हमने किसको माना है, v स्क्वायर प्लस 100 को। तो बस अब पूरी टर्म को हमको, है ना, पूरी टर्म को y में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए dv को dy में कन्वर्ट करना है। तो dv को dy में कन्वर्ट करने के लिए इसका अवकलन करते हैं, मतलब dy/dv निकालते हैं। तो तब v स्क्वायर का v के सापेक्ष अवकलन 2v, और प्लस 100 कांस्टेंट है और अकेला है तो अवकलन 0। dv को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dy इक्वल टू 2v dv, v dv निकालना है तो 2 को उधर भगाते हैं, तो v dv इक्वल टू कितना आ गया, dy/2। बस अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ओनली y में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम फटाफट बताओ कि v स्क्वायर प्लस 100 को तो y बोल सकते हैं, और बताओ जो v dv है इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/2। तुम बताओ कि 1/2 कांस्टेंट है तो इसको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर कितना आ गया, इंटीग्रेशन dy/y, 1/2 बाहर। और तुम बताओ कि dy अपन y का समाकलन कितना होगा, log y। बस समाकलन कंप्लीट हो गया, अब y का मान रख सकते हैं। बताओ y हमने किसको बोला था, v स्क्वायर प्लस 100 को बोला था, तो इसका समाकलन कितना हो गया, हाफ log y की जगह v स्क्वायर प्लस 100। मैं लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ कि इस नमूने का समाकलन हमने कर लिया ना। मैं लिख देता हूँ कि इस नमूने का, है ना, इस नमूने का समाकलन कितना हो गया अपने पास, हाफ log v स्क्वायर प्लस 100, है ना। तो इस चीज का समाकलन हाफ log v स्क्वायर प्लस 100 हो गया, है ना। लिमिट रखते हैं, हाफ कांस्टेंट इसे बाहर ही कर देते हैं,
लिमिट v इक्वल टू 20 से v इक्वल टू 0 बराबर RHS में -1/10 कांस्टेंट है बाहर ओनली dx का समाकलन x और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h आगे इजीली कर सकते हैं। बताओ 2 को इस 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा ना। लिमिट रखते हैं बताओ। तो बताओ अपर लिमिट में v की जगह सॉरी अपर लिमिट में v की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा log 0 प्लस 100 मतलब log 100 माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 20 रखते हैं ना। अपर लिमिट में v की जगह 0 रखेंगे तो log 100 माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 20 रखते हैं तो कितना आएगा log 20 स्क्वायर मतलब 400 प्लस 100 कितना हो गया 500 ये आ जाएगा बराबर ये 2 है ना 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1/5 अपर लिमिट में x की जगह h रखेंगे तो h माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। अब चलो ऐसा करते हैं कि माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। बताओ माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा मतलब log 500 माइनस log 100 इक्वल टू इधर कितना आएगा h/5 आ जाएगा। अब बताओ log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं log a ओपन b तो log 500 ओपन 100 इक्वल टू h/5 यहाँ लिख देता हूँ कि h/5 इक्वल टू log 500/100 कितना हो गया log 5 प्लस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो h इक्वल टू 5 इंटू ln5 तो ये इस बॉल की जमीन से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई 5 इंटू ln5 होगी। ठीक है जहाँ ln नेचुरल लॉग है मतलब इसकी बेस e है इसका मान क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस टाइप से ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर दिए मतलब ये अपना रेक्टिलिनियर मोशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। बस इसको अच्छे से समझ करके अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना।